Hello students, Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं वीक 10 के लेक्चर्स। ठीक है, इसमें हम लास्ट वीक हमने कॉम्पोजिशन को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। कॉम्पोजिशन क्या होती है, अब उसको कंटिन्यू करते हैं। उसके एक एग्जांपल हम देख रहे थे, उसको फुली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कॉम्पोजिशन का केस भी होता है कि एक क्लास जो है वो दूसरे क्लास के एट्रीब्यूट के तौर पे मौजूद है। इसके एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि एम्प्लॉय की क्लास है और उसके अंदर डेट की क्लास के ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। और ये मैंने आपको बताया था हैज़ ए रिलेशनशिप इसे कहते हैं। एम्प्लॉय हैज़ बर्थ डेट, एम्प्लॉय हैज़ हायर डेट। ठीक है, कार हैज़ ए इंजन, हाउस हैज़ ए किचन। ठीक है, तो जब एक टाइप का ऑब्जेक्ट दूसरी टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसका उस पे कंपोज्ड हो, when object of one class is composed of objects of another class या object of another class, तो इस केस को हम कॉम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए दो क्लासेस हमने डिस्कस कर रहे थे। एक डेट की क्लास है, ठीक है, डेट की क्लास के अंदर क्या क्या चीजें थी। क्लास है डेट के नाम से, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, डेट को, और डे, मंथ और ईयर की शेप में रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, मंथ, डे और ईयर। इसका एक एट्रीब्यूट है मंथ इंटीजर टाइप का, एक है डे और एक है ईयर। ये इसके तीन एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसके अंदर डेट की क्लास का कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर तीन एट्रीब्यूट्स हैं इंटीजर की शेप में। ठीक है, एक मंथ के लिए, एक डेट के लिए और एक डे के लिए और एक ईयर के लिए। ठीक हो गया। फिर इसके अंदर चेक मंथ है कि मंथ के अंदर जो है, मंथ की जो रेंज है 0 से 12 वो वैलिड है या नहीं है। चेक मंथ की क्लास को हम इंटीजर वैल्यू जो मंथ की है वो पास करेंगे। इसके बाद है चेक डे। चेक डे जो चेक करेगा डे जो है वो कि जिस पर्टिकुलर मंथ की बात हो रही है उस डे, उस मंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग ये डे वैलिड है या नहीं है। बेसिकली हम डेट जो भी इनिशियलाइज करेंगे वो एक वैलिड वैल्यू पे होगा, तो इसलिए हमें चेक मंथ और चेक डे के फंक्शन चाहिए। फिर एक टू स्ट्रिंग है जो कि एक खास फॉर्मेट में शो करेगा डेट को। टू स्ट्रिंग का फंक्शन है जो कि एक स्ट्रिंग की शेप में एक खास फॉर्मेट में डेट को शो करेगा। फिर दूसरी क्लास थी एम्प्लॉय की। इसके अंदर चार एट्रीब्यूट्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और हायर डेट, बर्थ डेट वगैरह। ठीक है, यूजर का, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट और हायर डेट। अब ये देखें, जो बर्थ डेट है इसकी टाइप के आगे डेट लिखा हुआ है, हायर डेट के आगे टाइप के आगे डेट लिखा हुआ। ठीक है, दूसरी क्लास जो है वो है एम्प्लॉय की क्लास।
एम्प्लॉय, क्लास का नाम एम्प्लॉय, और इसके अंदर क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फर्स्ट नेम ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, लास्ट नेम ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। इसके बाद है बर्थ डेट और हायर डेट। ठीक है, ये 4 एट्रीब्यूट्स हो गए इस क्लास के। अब ये जो इसमें कंपोजिशन, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस सारे कंसेप्ट को कि एम्प्लॉय की जो क्लास है इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं डेट टाइप के, एक बर्थ डेट और एक हायर डेट। ठीक है, ये दोनों डेट क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। इसलिए इस केस को हम कहते हैं कंपोजिशन। एम्प्लॉय इज कंपोज्ड ऑफ डेट क्लास ऑब्जेक्ट्स, या each employee has a date, has a birth date and has a hire date। तो इसलिए हम इस सारे कंसेप्ट को कंपोजिशन कहते हैं। अब एम्प्लॉय की क्लास के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं? एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, ये जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, ये दोनों जो हैं ये स्ट्रिंग टाइप के। स्ट्रिंग जो है इनबिल्ट, आप कह सकते हैं इनबिल्ट टाइप है, जो पहले से डिफाइंड है। इसी तरह इंटीजर टाइप है, इसी तरह डबल टाइप है, ये सारी टाइप्स पहले से डिफाइंड है। जबकि बर्थ डेट और हायर डेट की क्लास प्रोग्रामर खुद से क्रिएट कर रहा है, तो आप खुद से क्लास क्रिएट करेंगे और उसके ऑब्जेक्ट किसी दूसरे क्लास में रख देंगे, तो ये कंपोजिशन कहलाएगी। अब इसमें कंस्ट्रक्टर होगा, इसके मेंबर फंक्शंस पे आए तो एम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर है जिसे 2 स्ट्रिंग्स, यहाँ जगह कम है, मैं पूरा स्ट्रिंग लिखने में एसएस लिख रहा हूँ, और 2 डेट क्लास के ऑब्जेक्ट हैं वो। ठीक है, 2 स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट और 2 डेट क्लास के ऑब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर चाहिए हमें। ठीक है, एज ए इनपुट पैरामीटर। जो शुरू के 2 स्ट्रिंग है वो नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में चले जाएंगे, और डेट क्लास के दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो बर्थ डेट और हायर डेट को करने के लिए यूज हो जाएंगे, इनिशियलाइज करने के लिए। 2 स्ट्रिंग है, ये क्या करता है, जो एम्प्लॉय है उसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायर डेट, बर्थ डेट वगैरह एक फॉर्मेट में शो करता है। ठीक है, अब 2 स्ट्रिंग के अंदर मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो सिंपली स्ट्रिंग शो करना है, जो बर्थ डेट है उसको मैंने इसके स्ट्रिंग के तौर पे शो करना है, जो बर्थ डेट का अपना स्ट्रिंग का फंक्शन है। ठीक हो गया। इसके बाद मैं क्लास बनाऊंगा एम्प्लॉय टेस्ट की। ठीक है, एम्प्लॉय टेस्ट की क्लास का कोड मैं ओपन करता हूँ। अब एम्प्लॉय की टेस्ट क्लास के अंदर देखें क्या क्या चीजें हैं। इस क्लास के अंदर मेन के अंदर क्या होगा, मैं डेट क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एक का नाम बर्थ रख रहा हूँ और एक का नाम हायर रख रहा हूँ। फिर मैं एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, क्लास का नाम जो कैपिटल ई से है और जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया एम्प्लॉय वो स्मॉल ई से, तो इसलिए ये 2 अलग चीजें हैं। जो स्मॉल ई से एम्प्लॉय है वो क्लास एम्प्लॉय, क्लास का नाम हम कैपिटल से यूजली स्टार्ट करते हैं, उसका स्टार्ट होगा। तो ये एम्प्लॉय के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके कंस्ट्रक्टर को मैं क्या चीजें पास कर रहा हूँ, 4 चीजें पास कर रहा हूँ।
एक बॉब, एक ब्लू, दो स्ट्रिंग, एक बर्थ और एक हायर। ये बर्थ कहाँ से आया? ये जो मैंने बनाया है फंक्शन, जो है ऑब्जेक्ट बनाया बर्थ, ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है हायर, तो ये जो हायर है ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स मैंने पहले क्रिएट किए थे डेट क्लास के, उन दोनों को मैं एज ए, और इन दोनों क्लासेस का अपना अपना कंस्ट्रक्टर भी यूज किया था। ये डेट को 7/24 ऑफ जुलाई और 1949 और हायर डेट को 12 मार्च 1988, इस तरह से मैंने इनिशियलाइज किया। ठीक है, 7th डे 7th मंथ 24th डे और 1949 ईयर है। थर्ड मंथ 12 डेट और 1988 ईयर है। ये मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं। इन दोनों क्लासेस का जो कंस्ट्रक्ट डेट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डेट क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसा है? डेट क्लास का कंस्ट्रक्टर ये है। डेट का क्लास के कंस्ट्रक्टर को 3 वैल्यूज आ रही हैं, मंथ, डे और ईयर। तो जब पहला ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो उसको मैं वैल्यूज क्या दे रहा हूँ? 7, 24 और 1949। तो ये 7 जो है ये मंथ में चली जाएगी वैल्यू, ये 7 वैल्यू जो है ये मंथ में चलेगी। डे जो है वो 24 हो जाएगा और ईयर जो है वो 1949 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले चेक मंथ जो है वो, अगर चेक मंथ का फंक्शन जो है उसको बताएगा कि ये वैलिड है, तो ये वैल्यू जो है मंथ के उसको असाइन हो जाएगा। चेक चेक मंथ का क्लास की क्या कर रहा है? चेक मंथ का फंक्शन ये है, ये क्या करता है? अगर मंथ की वैल्यू 12 या उससे ग्रेटर हो तो ये मंथ की वैल्यू को रिटर्न कर देगा, वरना ये एक्सेप्शन रिटर्न करेगा। ठीक हो गया। तो चूंकि 7 जो है वो 0 से 12 के बीच में है, वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, 1 और 12 के बीच होनी चाहिए। चूंकि 7 जो है वो 1 और 12 के बीच की वैल्यू है, तो वो ये क्या करेगा? चेक मंथ का फंक्शन यही वैल्यू रिटर्न करेगा और ये मंथ के एट्रीब्यूट को असाइन हो जाएगी। इसके बाद डे 24 है, तो हम जो है ईयर को एज इट इज वैल्यू दे देंगे, जो भी है उस पर चेक नहीं लगा रहे, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि ईयर वैलिड ही होगा। और चेक डे को जो है वो डे की वैल्यू आएगी जो कि 24 है। तो ये अब चेक डे में ये देखना है कि ये मंथ में 7th मंथ में 24 डेज होते भी हैं या नहीं। चेक डे के फंक्शन में है, चेक डे का फंक्शन चेक करेगा कि डे जो है वो 0 और डेज पर मंथ का जो हमने एरे बनाया जो बताता है कि अब ये डेज पर मंथ, यहाँ पर मंथ की वैल्यू 7 है, तो डेज पर मंथ ऑफ 7 जो है इस एरे में देखें 731, तो ये वैल्यू जो है डेज पर मंथ की वैल्यू 0 से जो डेज पर मंथ पे जो वहां वैल्यू पड़ी हुई है 31 उसके बीच में होनी चाहिए। तो ये टेस्ट डे रिटर्न कर देगा। अगर मंथ वो लीप ईयर वाली चेकिंग भी लगाता, और अगर ये वैल्यू डे जो है वो 0 और डेज पर मंथ यानी उस मंथ के में जितने डेज पॉसिबल है उसके बीच में ये वैल्यू ना होती, तो क्या होता? इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन का केस आता। ठीक हो गया। तो ये डे को भी वैल्यू मिल गई, क्योंकि ये वैल्यू जो 24 जो है 7th मंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैलिड डे है, तो इसलिए ये डे को ये वैल्यू एट्रीब्यूट हो जाएगी। और साथ में हम ये चेक करने के लिए कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये डेट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फॉर डेट इज कॉल्ड, ये साथ में हमने एक चेक लगाया कि डेट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ताकि हमें पता चले कि अभी किस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल है। हम दो क्लासेस के साथ डील कर रहे हैं, एक डेट की क्लास है
और एक जो है एम्प्लॉय की क्लास है। तो हम ये चेक कर, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने ये मैसेज लिख दिया है, ठीक है। ये एम्प्लॉय की क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर ये जो कंस्ट्रक्टर है डेट क्लास का, इसके अंदर मैंने ये मैसेज लिख दिया कि डेट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो डेट क्लास के ऑब्जेक्ट जो है वो दो बन चुके हैं, टेस्ट। अब हम वापस आते हैं एम्प्लॉय टेस्ट की क्लास में। यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने पहले बर्थ क्लास का एक ऑब्जेक्ट, डेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया बर्थ के लिए, और एक डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हायर के लिए। बर्थ जो है वो क्या करेगा, बर्थ डेट जो है वो अपने अंदर स्टोर करेगा किसी एम्प्लॉय की, और डेट हायर जो है वो उस एम्प्लॉय की हायरिंग डेट स्टोर करेगी। तो मैंने एम्प्लॉय के दो जो एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो डेट के जो दो एट्रीब्यूट्स मैंने भेजने वो पहले से एज ए ऑब्जेक्ट डेट क्लास के मैंने बना लिए। फिर मैं एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने एम्प्लॉय बनाया, उसको बॉब और ब्लू दो पैरामीटर्स भेजे, और बर्थ और हायर जो है वो दो पैरामीटर्स भेजे। अब एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर में देखते हैं वहां क्या होगा। एम्प्लॉय क्लास के चारों एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर आ गया। अब एम्प्लॉय क्लास के कंस्ट्रक्टर में देखें, ये एम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर है, इसे मैंने चार एट्रीब्यूट्स रखे हैं। फर्स्ट जो कि फर्स्ट नेम क्लास का जो एट्रीब्यूट है, फर्स्ट नेम, इसे वैल्यू देगा। फिर दूसरा जो एट्रीब्यूट आया है वो है लास्ट। ये जो लास्ट है ये किसको वैल्यू देने के लिए रखा है, ये एम्प्लॉय क्लास का एट्रीब्यूट लास्ट नेम को वैल्यू देने के लिए रखा है। फिर डेट ऑफ बर्थ, ये क्यों रखा है, ये जो एम्प्लॉय की बर्थ डेट है उसको, बर्थ डेट को वैल्यू असाइन करने के लिए ये इनपुट पैरामीटर है। और लास्टली है डेट ऑफ हायर। ये डेट ऑफ हायर क्यों है, ये एम्प्लॉय क्लास के जो हायर डेट का एट्रीब्यूट है उसको वैल्यू देने के लिए। तो मैंने मेन के अंदर चार एट्रीब्यूट्स बेचे हैं, बॉब, ब्लू, बर्थ और हायर। ये जो बॉब वैल्यू है, ये फर्स्ट में जो वैल्यू आई है ये है बॉब मेन से, यहाँ से वैल्यू आई है बॉब। दूसरी वैल्यू आई है ब्लू। तीसरी वैल्यू आई है एक बर्थ डेट के नाम से। तीसरी वैल्यू आई है मेन में किस नाम से, बर्थ क्लास के ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। तो चौथी वैल्यू क्या आई है, हायर क्लास का एक ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। तो अब फर्स्ट नेम को क्या वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट नेम को वैल्यू मिलेगी बॉब। फर्स्ट लिखा हुआ है कि फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका मतलब है कि इसको वैल्यू मिल जाएगी बॉब, ठीक है। लास्ट नेम को क्या वैल्यू मिलेगी, ब्लू, ठीक है। जो इनपुट पैरामीटर ब्लू की वैल्यू लास्ट में मिल जाएगी। डेट ऑफ हायर डेट जो है वो बर्थ क्लास के ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करेगा। जो बर्थ डेट है एट्रीब्यूट, ये बर्थ जो ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट करेगा, जो वैल्यूज उसकी हैं वही इसकी भी हो जाएंगी। और हायर डेट क्या करेगा, ये हायर डेट को पॉइंट करना शुरू कर देगा। जो वैल्यूज हायर डेट की हैं वही इस हायर डेट के ऑब्जेक्ट को मिल जाएंगी, ठीक है। हायर का ऑब्जेक्ट मेन से आया और वही अब हायर डेट के का जो एट्रीब्यूट है वो अब इसको मिल जाएगी, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। सबसे पहले अब हम इस कंस्ट्रक्टर को देखते हैं। पहले डेट क्लास के कंस्ट्रक्टर रन होगा, फिर एम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर रन होगा। इस सारी सिचुएशन को देखते हैं। एम्प्लॉय टेस्ट की क्लास को मैं ओपन करता हूँ। ये तो ओपन है एम्प्लॉय।
ठीक है, ये एम्प्लॉय क्लास का कोड है, इसमें इसके सारे फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं अभी भी और पिछले वीक में भी। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूँ कोड को। ठीक है, ये बेसिकली ये जो लाइन है मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि इससे क्या होगा। मैं अपना पाथ इसका सेट कर लूँ जहां पर मेरा ये कोड पड़ा हुआ है। आप विंडोज 7 में जो टॉप एड्रेस बार है वहां से ही कर सकते हैं। ठीक है, मैं चला गया उस फोल्डर में। अब मैं करता हूँ static.java। ठीक हो गया। अब मैंने एम्प्लॉय टेस्ट की क्लास को रन करना है जहां पर मेन का ऑब्जेक्ट मौजूद है। ठीक है, तो ये डेट ऑब्जेक्ट जो है वो एक 7 जुलाई पे एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया और एक जो है वो 12 ऑफ मार्च पे हो गया। अब इसमें आप एक बात नोट कीजिएगा, यहाँ एम्प्लॉय क्लास के कंस्ट्रक्टर में आए, यहाँ दो जो हैं बर्थ क्लास के ऑब्जेक्ट्स आए हैं, एक बर्थ के नाम से और एक हायर के नाम से। जब मैंने मेन में बर्थ का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हायर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ये कंस्ट्रक्टर्स कॉल हुए और कंस्ट्रक्टर के अंदर जो मैसेज था, ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स के अंदर जो डेट क्लास के कंस्ट्रक्टर, डेट क्लास के पहले मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट्स बनाए तो डेट क्लास का ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हुआ है और इसके एंड में मैसेज है डेट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फॉर डेट, ये शो हुआ है। ठीक है, डेट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फॉर डेट, अब जो भी वो उसने उसको स्ट्रिंग में शो कर दिया। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर फंक्शन कॉल हुआ है दिस, यहाँ पर ये स्टेटमेंट आई है दिस की। जब मैंने डेट क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, मेन में एक बर्थ के नाम से और हायर के नाम में, तो ऑब्वियसली डेट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। डेट क्लास के कंस्ट्रक्टर में ये तीनों वैल्यूज असाइन हो गई। ठीक हो गया। अब एंड में मैसेज था कि डेट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फॉर डेट और एम्परसेंड ऑफ एस, फिर इसके बाद दिस कॉल। अब ये दिस में किस चीज को, क्योंकि आप देखें मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है स्ट्रिंग फॉर्मेट में कुछ, और मैंने कहा कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग शो करना है उसके लिए दिस लिख दे, यानी करंट ऑब्जेक्ट को यूज करो। अब करंट ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ से स्ट्रिंग लेके आएगा, वो जाएगा अपनी क्लास में और देखेगा मेरे पास स्ट्रिंग टाइप की रिटर्न टाइप का कौन सा फंक्शन है, वो है टू स्ट्रिंग वाला फंक्शन। टू स्ट्रिंग वाले फंक्शन को देखते हैं। डेट क्लास के टू स्ट्रिंग की बात हो रही है। डेट क्लास की जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, उसकी रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, और वो मंथ डे और ईयर को फॉरवर्ड स्लैश के वाले के साथ जो है सेपरेट करके शो करता है। ये उसका फॉर्मेट है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक बात ये है कि मैंने यहाँ पर दिस डॉट टू स्ट्रिंग नहीं लिखा हुआ, यानी इस ऑब्जेक्ट के लिए दिस डॉट टू स्ट्रिंग का फंक्शन लिखने की बजाय मैंने सिंपली दिस लिखा हुआ। ये जो कंसेप्ट है इसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉल। ठीक है, ये
एक्सप्लिसिट ऊपर वाले जो था ये एक्सप्लिसिट कॉल है दिस डॉट टू स्ट्रिंग, और अगर मैं दिस लिखता हूँ तो ये इम्प्लिसिट कॉल है। यानी कि मैंने बताया करंट ऑब्जेक्ट के लिए जो भी फंक्शन स्ट्रिंग टाइप एम्परसेंड ऑफ एस के कॉरेस्पॉन्डिंग है उसको कॉल करके यहाँ डिस्प्ले करो, और वो कौन सा था, वो टू स्ट्रिंग का फंक्शन था। तो हमारे पास दो, पहले बर्थ ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल और बर्थ डेट के लिए जो एट्रीब्यूट्स दिए थे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्ट्रिंग के फंक्शन ने वो हमें शो कर दिए, ठीक है। और फिर हायर डेट के लिए जो हमने इनिशियल वैल्यूज दी थी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट बना और वो टू स्ट्रिंग के फंक्शन की मदद से हमने शो कर दी। अभी और फिर अच्छा, ये तो हो गए बन गए दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये तो दो ऑब्जेक्ट्स बन गए ना, बर्थ और हायर डेट। फिर यही ऑब्जेक्ट एज ए, अब जो दूसरी बात मैं आपको, एक तो बात मैंने आपको ये बताई कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुई और कंस्ट्रक्टर के अंदर इम्प्लिसिट कॉल हुई। एक बात हमने ये देख ली कंपोजिशन में, वो ऑब्जेक्ट्स जो कि दूसरी क्लास के अंदर कंपोज्ड है, उसके अंदर एज ए मेंबर एट्रीब्यूट मौजूद है। बर्थ और हायर ये दो ऑब्जेक्ट्स बने, ये दोनों एम्प्लॉय क्लास के एट्रीब्यूट्स के तौर पे यूज होंगे। कैसे यूज होंगे, जब एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा तो उसमें इन दोनों को एज ए पैरामीटर भेज दूंगा। वहां पर क्या हुआ, वहां पर डेट ऑफ बर्थ के नाम से जो एट्रीब्यूट था वो बर्थ क्लास के इक्वल आ गया, और डेट ऑफ हायर का जो इनपुट पैरामीटर है वो हायर का ऑब्जेक्ट एज ए मेन से आ गया। तो बर्थ डेट जो एट्रीब्यूट है उसे बर्थ के इक्वल कर दिया मैंने, और हायर डेट का जो एट्रीब्यूट है उसे हायर के इक्वल कर दिया। ये रैम में बेसिकली क्या हुआ है, ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने डेट क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाए तो वहां पर दो ऑब्जेक्ट्स बने, बर्थ के नाम से और हायर के नाम से। एक ऑब्जेक्ट बना बर्थ के नाम से और एक ऑब्जेक्ट बना हायर के नाम से। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, और इन तीनों की वैल्यूज क्या है, इन तीनों के एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज हैं। एक की वैल्यू है 2749, 271949, ठीक है। इसके मंथ डे और ईयर की वैल्यूज क्या है, 2 मंथ 7 डे और 1949, ठीक है। और हायर क्लास में डेट क्या है, 13/12/1988। ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया 13/12/1988, ठीक है। अब ये बर्थ क्लास का ऑब्जेक्ट जो है ये तीनों एट्रीब्यूट तीन इंटीजर्स के इक्वल रैम में स्पेस लेगा, क्योंकि इसके तीनों एट्रीब्यूट्स एक एक इंटीजर है। हायर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ये रैम में तीन इंटीजर्स के बराबर, जो हर एक इंटीजर लेट से 4 बाइट्स ले रहा है तो 4 × 3 12 बाइट्स लेगा, और हायर भी रैम में तीन इंटीजर्स के बराबर ले लेगा। उसके बाद मेन में आए तो मेन के अंदर बर्थ और हायर के ऑब्जेक्ट्स जो है वो पास होंगे जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब कंस्ट्रक्टर क्या के डिक्लेरेशन में क्या हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ के नाम से एक फंक्शन मौजूद है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये इक्वल हो जाएगा फंक्शन कॉल के टाइम पे, ये बर्थ के इक्वल हो जाएगा। जैसे फर्स्ट जो है बॉब के इक्वल हो गया था, लास्ट जो है वो ब्लू के इक्वल हो गया, क्योंकि ये वैल्यूज मेन से एज ए एट्रीब्यूट आ रही है। तो डेट ऑफ बर्थ के इक्वल हो गया, और हायर जो है, सॉरी डेट ऑफ हायर जो है पैरामीटर, डेट ऑफ हायर जो है वो हायर के इक्वल हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब जब ये कोड चलेगा कि फर्स्ट नेम को बॉब के इक्वल कर दो, लास्ट नेम को ब्लू के इक्वल कर दो, बर्थ डेट जो है वो किसके इक्वल हो गई, ये बर्थ के इक्वल होगी। अच्छा, ठीक है। और हायर डेट जो है वो हायर के इक्वल हो गई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेसिकली बर्थ डेट ने डेट ऑफ बर्थ के इक्वल होना था, वो मैंने ओवरराइट कर दिया, और डेट ऑफ बर्थ इन टर्म जो है वो बर्थ के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब है बर्थ डेट जो है वो बर्थ के इक्वल हो गया। हायर डेट जो है इसी तरह से हायर डेट जो है वो हायर के इक्वल हो गया। जो ये बर्थ डेट डेट ऑफ बर्थ के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बर्थ डेट जो है उसने उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर दिया जहां बर्थ का ऑब्जेक्ट मौजूद है, और डेट ऑफ हायर ने उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर दिया जहां हायर का ऑब्जेक्ट मौजूद है। और जब ये वाली लाइन चली कि बर्थ डेट को डेट ऑफ बर्थ के इक्वल कर लो, तो बेसिकली बर्थ डेट जो है इस
मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जहां बर्थ का ऑब्जेक्ट मौजूद है, और हायर डेट उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जहां पर हायर का ऑब्जेक्ट मौजूद है। इसकी वजह से आप देखें आउटपुट पे क्या आ रहा है कि सिर्फ एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है बर्थ डेट के लिए और एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ हायर डेट के लिए। ये जो दूसरी बार बर्थ डेट एम्प्लॉय क्लास के अंदर बर्थ डेट को जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ, इसके लिए नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हुआ, कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल हुआ बर्थ क्लास का दोबारा से। ये बर्थ डेट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए नया ऑब्जेक्ट नहीं बना, पुराने ही ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट कर रहा हूँ। और हायर डेट के लिए मैंने नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, पुराने ही ऑब्जेक्ट को दोबारा से यूज कर रहा हूँ, इसलिए नया है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर हम एक क्लास के एक ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बना हुआ उसी से नया ऑब्जेक्ट बनाए तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि हम जो है ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है वही नई एम्प्लॉय क्लास के अंदर वही ऑब्जेक्ट जो है उसका उसी को उसने उसी के मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर दिया, जैसे हम पॉइंटर्स में करते थे C++ में। बैक एंड में यहाँ भी वही हो रहा है। अब मैंने एक लाइन यहाँ कमेंट कर दी थी कि मैंने एम्प्लॉय को शो करना है, एम्प्लॉय के लिए सारा कुछ शो करना है। मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन के जरिए एम्प्लॉय को शो करना चाह रहा हूँ। अब ये अगेन इम्प्लिसिट कॉल है। इम्प्लिसिट कॉल कैसे है, ये देखेगा कि मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करना है एम्प्लॉय, तो मुझे ये जो प्रिंट लाइन है ये स्ट्रिंग प्रिंट करता है, तो ये एम्प्लॉय की क्लास में जाके देखेगा कौन सा फंक्शन है, कौन सा मेथड है जो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। वो सिर्फ एक ही है, टू स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग का कोड रन होगा, वो क्या करेगा, वो पहले एम्परसेंड ऑफ एस, फिर एम्परसेंड ऑफ एस, फिर हाइड का मैसेज लगा के फिर एम्परसेंड ऑफ एस, फिर बर्थडे और फिर एम्परसेंड ऑफ एस। ये क्या करेगा, पहले एम्परसेंड ऑफ एस की जगह लास्ट नेम आ जाएगा, जो जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम मैंने कॉल किया उसके ये लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम, फिर हायर डेट और फिर बर्थ डेट शो करेगा। तो इस लाइन को मैं अनकमेंट करता हूँ एम्प्लॉय टेस्ट के अंदर। ठीक है, ये इम्प्लिसिट कॉल वाली बात पे आपने बड़ा ध्यान करना है कि जो फंक्शन है उसके अंदर जो मुझे पैरामीटर के तौर पे मैंने दिया है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट अपने एक फंक्शन को कॉल करेगा जो इस फंक्शन के पैरामीटर्स के साथ मैच करता है। तो जैसे हमने पहले डेट को एक फॉर्मेट में शो किया, अब हम एम्प्लॉय को इस टू स्ट्रिंग के फंक्शन के अंदर जिस फॉर्मेट में बताया गया उसके हिसाब से शो करेंगे। ठीक है, ठीक है, फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। रिकम्पाइल करता हूँ और अब मैं एम्प्लॉय टेस्ट को दोबारा, अब देखें यहाँ पर ये लाइन ये वाली लाइन देखें, पहले वही लाइन आई है कि पहले बर्थ क्लास के लिए ये लाइन डिस्प्ले हुआ, उसका कंस्ट्रक्टर चला, तो फिर हायर क्लास कंस्ट्रक्टर चला ये लाइन, जैसे कि ये लाइन कमेंट करने से पहले मैंने जब कोड चलाया था तब। अब क्या हुआ है, अब ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है एम्प्लॉय क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग का। इसने क्या शो किया, इसने स्क्रीन पे बॉब का ये जो एम्प्लॉय हमने क्रिएट किया इसका लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम, फिर इसकी हायर डेट और फिर इसकी बर्थ डे शो की है। तो इसका इसके अंदर हुआ क्या है, हमने एम्प्लॉय क्लास के अंदर डेट क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स यूज किए, और फिर जब मैंने एम्प्लॉय क्लास के लिए उसका टू स्ट्रिंग फंक्शन कॉल किया इम्प्लिसिट कॉल के जरिए, तो यहाँ पर पहले मैंने उसका अपने जो स्ट्रिंग टाइप के दो एट्रीब्यूट्स थे लास्ट नेम फर्स्ट नेम वो शो किए, वो मुझे पहले पता कैसे करना है। अब जब यहाँ पर हायर डेट का फंक्शन कॉल किया उसे मैंने कहा कि स्ट्रिंग के शेप में शो करो, तो उसने क्या किया, उसने डेट की क्लास के अंदर जाके डेट की क्लास में हो गया है और उसने डेट की क्लास के अंदर ये जो फंक्शन था मंथ डे और ईयर, डेट क्लास के अंदर जो मंथ डे और ईयर है इन तीनों को डिस्प्ले किया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, इस सारी बातों के समरी क्या है कि एम्प्लॉय क्लास के अंदर डेट क्लास के ऑब्जेक्ट्स एज ए एट्रीब्यूट मौजूद है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले जो है
एम्प्लॉय क्लास के डेट क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, बर्थ और हायर के नाम से। फिर मैंने एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स पास किए। ठीक है, इसको दोबारा देख लें। बर्थ क्लास का ऑब्जेक्ट बना, हायर क्लास का ऑब्जेक्ट बना, और ये चूंकि डेट क्लास के ऑब्जेक्ट थे तो डेट क्लास का कंस्ट्रक्टर बन गए। दो ऑब्जेक्ट्स बन गए डेट क्लास के, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स पास हुए एम्प्लॉय क्लास को। ठीक हो गया। अब इससे अगली बात ये कि मैंने एम्प्लॉय क्लास का एक को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराया, उसका टू स्ट्रिंग फंक्शन के जरिए एम्प्लॉय क्लास का की डिटेल शो की है। तो उस एम्प्लॉय क्लास के टू स्ट्रिंग के अंदर जब मैं गया हूं, एम्प्लॉय क्लास की टू स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर जब मैं गया हूं, तो वहां मुझे क्या शो करना था, एम्प्लॉय का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, उसकी हायर डेट और बर्थ डेट शो करनी थी। लास्ट नेम और फर्स्ट नेम तो सिंपल है, वो स्ट्रिंग टाइप के थे। हायर डेट का को शो करने का मतलब ये कि हायर डेट के अंदर जो टू स्ट्रिंग का फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है वो शो होगा। तो फिर वो हायर डेट के लिए उसकी मंथ, डे और ईयर शो होगा, और इसी तरह से फिर। तो बेसिकली आपकी जो आपने जो कुछ भी इस लेक्चर में देखा वो आपको अगर इस लेवल पे समझ आ रहा है कि यहाँ पर कैसे ऑब्जेक्ट्स बने, कैसे पहले डेट के कंस्ट्रक्टर्स कॉल हुए और फिर कैसे एम्प्लॉय क्लास के कंस्ट्रक्टर्स कॉल हुए और फिर कैसे टू स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल हुआ है। टू स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल हुआ है पहले एम्प्लॉय क्लास के लिए, और वहां से आगे फिर टू स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल हुआ है बर्थ डेट के लिए। ये इस सारे बात की समरी। पहले हमने एम्प्लॉय क्लास का टू स्ट्रिंग, इस लाइन के अंदर पहले एम्प्लॉय क्लास का टू स्ट्रिंग कॉल हुआ, और फिर इसी लाइन के अंदर डेट क्लास का टू स्ट्रिंग जो है वो कॉल हुआ। ठीक है, ये सारी बात का, और यहाँ पर इम्प्लिसिट कॉल यूज हुई है। बजाय मैं एम्प्लॉय डॉट टू स्ट्रिंग यूज करता, मैंने सिर्फ एम्प्लॉय लिखा है। ठीक हो गया।